स्वागत है आपका। ट्रूडो सरकार लगातार भारत से दुश्मनी मोल ले रही है। इमिग्रेशन पर अब ट्रूडो सरकार ने एक नया फैसला लिया है। ट्रूडो ने इमिग्रेशन की नीति में अस्थायी बदलाव किया है। विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती करेंगे ट्रूडो और फैसले से कनाडा को भारी नुकसान की आशंका है। तो भारत से दुश्मनी के चक्कर में कनाडा को ही नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं ट्रूडो, और ये अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जस्टिन ट्रूडो बतौर प्रधानमंत्री चंद दिनों के मेहमान ही माने जाते हैं, क्योंकि उनका विरोध उनके देश में ही होने लगा है। अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उन्हें इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन सबके बीच खालिस्तानी आतंकियों को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक कि भारत से पंगा लेने के लिए वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन फैसलों से कनाडा को ही ज्यादा नुकसान होगा। जस्टिन ट्रूडो ने अब एक नई नीति लाई है, इमिग्रेशन की नीति में अस्थायी बदलाव लाया है, और विदेशी कामगारों की संख्या में अब कटौती करेंगे ट्रूडो, जिससे कनाडा को ही भारी नुकसान की आशंका है। और ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का ऐलान किया है, और कनाडा फर्स्ट नीति के जरिए ये कोशिश होगी कि भारतीय छात्र वहां से ज्यादा बाहर चले जाएं। तो ट्रूडो ने क्या फरमान जारी किया है, ये आपको बता दें। 11 लाख बाहरी को स्थायी नागरिकता मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले इसमें 21% की कमी कर दी गई है। कनाडा सरकार का दावा है कि ये नियम अस्थायी हैं, यानी अब कनाडा जाना आसान नहीं है। वीजा नियम में भी बदलाव किया गया है। आखिर क्यों बदलाव किया गया है? दरअसल कोरोना काल के बाद कनाडा में बेरोजगारी बढ़ी, सरकारी नौकरियों में बाहरी दखल का दावा है, प्राइवेट कंपनियों में भी प्रवासियों का कब्जा है। कनाडा में हाउसिंग संकट एक बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसे में कनाडाई लोगों का सरकार पर भारी दबाव है। आने वाले चुनाव को देखते हुए ट्रूडो का यह फैसला माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में स्थिति कमजोर नजर आ रही है ट्रूडो की, तो वो हर पैंतरे अपना रहे हैं जिससे कि चुनाव में उन्हें बढ़त मिले। तो कनाडा में नया इमिग्रेशन नियम क्या है, और इस नियम से भारतीयों पर असर क्या पड़ेगा? छात्र यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना मुश्किल हो जाएगा छात्रों के लिए, स्टडी परमिट लेना कठिन होगा, एडमिशन के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। भारतीय छात्रों पर यह असर होगा इस नई नीति से, कनाडा फर्स्ट नीति से, इमिग्रेशन नीति में जो बदलाव किया गया है। और नए फैसले से असर जो हमने आपको बताया भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। कनाडा में करीब 6 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। विदेशी छात्रों में 40% भारतीय हैं। अगस्त महीने तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 1,37,445 छात्रों को परमिट दिया गया। अर्थव्यवस्था में विदेशी छात्रों का बड़ा रोल है। 2022 में 85,000 करोड़ रुपए भारतीय छात्रों का योगदान रहा। ऐसे में इस नीति से कनाडा को भी हजारों करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कनाडाई पीएम तमाम उस नुकसान को, कनाडा के नुकसान को दरकिनार करते हुए ये नीति अपना रहे हैं। और ये हाल के दिनों में कनाडा और भारत के संबंधों में जिस तरह से तलखी आई है, कनाडाई पीएम की हरकतों की वजह से, झूठ की वजह से, बेबुनियाद आरोपों की वजह से, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाए, उन आरोपों की वजह से या डिप्लोमेट्स को निकालने की वजह से अब कनाडाई पीएम और इससे एक कदम आगे बढ़कर ये बताना चाह रहे हैं कि वो जीत के लिए, चुनाव में जीत के लिए वो पैंतरे अपनाएंगे, लेकिन चाहे इसके लिए भारत से दुश्मनी लेनी क्यों ना पड़े। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि अगर आप इस तरह की हरकत करते रहेंगे तो आपके साथ संबंध आगे नहीं चल पाएगा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हैं, निपुण आलमबायन विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, इस कदम के पीछे क्या एक सोच सिर्फ इतनी है कि चुनाव में कुछ फायदे मिल जाए, भले ही उसके लिए हजारों करोड़ का नुकसान हो जाए कनाडा को? देखिए, निश्चित रूप से कि ये तो बात फैक्ट है कि भारत के साथ जो इस प्रकार की इमिग्रेशन पॉलिसी लाना, और खुद उन्होंने कहा है कि ये अस्थायी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो इससे प्रदर्शित होता पता चलता है कि ये स्थायी रूप से नहीं है। ये चुनाव में लाभ लेने के लिए, या फिर जो गिरती हुई क्रेडिट है, और जिस प्रकार से अभी 24 सांसदों ने उनको धमकी दी है कि आप 28 अक्टूबर तक हमको बता दें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें आप पे विश्वास नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों को, और देखिए जो जनता होती है किसी भी कंट्री की, स्थानीय जो लोग होते हैं, उनके लिए 2-3 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। जैसे आपने खुद अभी बताया, रोज़गार और आवास।
हो क्या रहा है कि वहाँ पर जब इंडियंस जा रहे हैं या और भी विदेशों से और जगह जा रहे हैं, 40% हमारे यहाँ से, जी। 60% आपके अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, तो बड़ा नंबर आपको भारत की ओर से देखने को मिलता है। तो वहाँ की जो हाउसिंग कॉस्टिंग है, वहाँ के लोकल लोगों के लिए काफ़ी महंगी, काफ़ी कॉस्टली बन जाती है। और दूसरा क्या होता है कि आपका रोजगार को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। और देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा अगर विस्तार कैनवास पे इस बात को मैं देखूँ, तो मुझे याद आ रहा है जैसे उन्होंने कनाडा फर्स्ट की पॉलिसी बोली, ये पॉलिसी मुझे 2017 के कुछ सिमिलर लग रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी, अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने भी इस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाने की प्रयास किया था, इस प्रकार की नीति बनाने का प्रयास किया था। और आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप से पहले ओबामा की बात भी हम करें, ओबामा भी कई बार इस बात को कहे कि भारतीयों के आने की वजह से हमारे यहाँ पर जो हमारे लोकलाइज़्ड लोग हैं, उनकी नौकरियाँ कम हो रही हैं, हमारे यहाँ तमाम तरह की समस्याएँ हो रही हैं। लेकिन बात ये है कि इंडियन इतने ज़्यादा जा क्यों रहे हैं और उधर से उनको हमारे यहाँ क्या बेनिफिट है? देखिए, जब ग्लोबलाइज़ेशन आया, तो ग्लोबलाइज़ेशन लाने का इनका मोटिव ये था कि जो भारत के बाज़ार हैं, वो क्या हो जाए, हमारे लिए ओपन हो जाएँ, जिसमें आप जानते हैं लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन। हम लोगों ने ग्लोबलाइज़ेशन का लाभ कैसे लिया कि जब आपने प्रोडक्ट का हमारे यहाँ पर भेजा, तो हमारे लोगों का सर्विस सेक्टर में वहाँ पे जाना ईज़िली हुआ, ईज़ी हुआ। और ये वही कनाडा गवर्नमेंट है जिसने खूब ज़्यादा बड़ी संख्या में भारतीयों को अपने यहाँ पर बुलाया भी कि भई आप हमें यहाँ पर आइए, काम कीजिए। क्यों ऐसा करते हैं? हमारी जो यहाँ से काम करने के लिए लोग जाते हैं, उनके मुकाबले वो कम कॉस्टिंग में काम करते हैं। और दूसरा क्या है कि जब छात्रों की संख्या गिरेगी, तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये आपका नुकसान होगा कनाडा गवर्नमेंट को। क्यों? वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं, कोई भी विदेशी स्टूडेंट उनके यहाँ पर जाता है, तो उनके यहाँ पर ये नियम है कि उससे वो 3 गुना फ़ीस वसूल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि अगर वो कनाडा किसी भी नागरिक से, स्टूडेंट से 2 लाख रुपए फ़ीस लेते हैं, तो हमारे यहाँ से वो 6 लाख फ़ीस लेंगे। जी। फिर दूसरा, कनाडा में जो स्टूडेंट भारतीय जाएगा, तो भारतीय जाने के बाद वहाँ पर क्या वो अदर एक्सपेंसेस भी करेगा, उसका फूडिंग है, एकोमोडेशंस हैं, तमाम तरह के खर्चीज़ होते हैं, तमाम एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं अगर आप सोचें कि भारत को दरकिनार करके और उस प्रकार का आज एक डीग्लोबलाइजेशन करके, यानी कि आपका विभूमंडलीकरण करके, मैं मानता हूँ कि चीज़ें इतनी जुड़ चुकी हैं, गुज चुकी हैं कि इसको अलग करना किसी भी देश को, दैट इज़ ऑन द ईज़ी फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए नहीं। जी। हम कितना भी बात कर लें, प्रोटेक्शनिज़्म की हम बात कर लें, कि हम संरक्षणवाद की बात कर लें, लेकिन फिर भी दुनिया इस प्रकार से आपस में जुड़ चुकी है कि इसको अलग करना पूरी देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट करना होगा। और ठीक है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चुनाव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिपील हो जाएगी। रीज़न जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ के जो श्रमिक काम करने के वहाँ पे जा रहे हैं, हुँ। और देखिए आज का 70 से पहले का जो डायस्पोरा था, वो एज़ ए वर्कर जाता था। लेकिन आज का अगर हम डायस्पोरा की बात करते हैं, तो डायस्पोरा आज इंजीनियर बन के जाता है, डॉक्टर बन के जाता है, हुँ। साइंटिस्ट बन के जाता है, इस प्रकार के सेक्टर में जाता है। तो जब इस प्रकार का एक आपका हाई क्लास एजुकेशन वाला जो आपका तबका है, वो आपके देश से आउट होता है, कम होता है, तो आपके यहाँ बहुत सारी समस्याएँ क्रिएट होती हैं। ठीक है। तो मैं इस बात को मानने को रेडी नहीं हूँ कि कनाडा में ये जो है तत्कालीन लाभ लेने के लिए कि जो क्रेडिट गिर रही है उनकी पार्टी के अंदर भी, देश के अंदर भी, और इंटरनेशनल जो किरकिरी हुई है तमाम तरह की, जो कनाडा गवर्नमेंट जो एलिगेशन लगाए प्रूफ के बगैर, तो हुँ। कहीं न कहीं उस चीज़ को एक तरह कहते हैं ना कि अपने आप को दोबारा से ठीक करने के लिए कि जो मरम्मत कर लिया जाए, जो लॉसेस हुए हैं, हुँ। उसको मरम्मत करने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। लेकिन ये प्रयास क्या कामयाब हो पाएगा मनन द्विवेदी जी? और आप शुरुआत से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि आ, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति नजर आ रही है। हर वो कदम उठा रहे हैं जिनसे किरकिरी ही हो रही है और जिससे आप भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। चंद वोट हासिल करने के लिए खालिस्तान आतंकी का आप समर्थन कर रहे हैं, भारत पर आरोप लगाते हैं, फिर आप कहते भी हैं कि सबूत हमारे पास नहीं है, हमने हमारे हमारे पास खुफिया जानकारी थी। फिर खबर ये आती है कि आपके एनएसए ने खुफिया जानकारी जानबूझकर लीक की थी भारत के खिलाफ परसेप्शन गढ़ने के लिए। फिर अब ये इमिग्रेशन नीति में बदलाव आप कर लेते हैं। आपके ही सांसद आपको अल्टीमेटम देते हैं 28 अक्टूबर तक आप इस्तीफा दें नहीं तो विद्रोह करेंगे। ये स्थिति ऐसी है कि अब ट्रूडो भी को भी समझ में आ रहा है कि अब बचने के उपाय अब नहीं है, बचने के चांस नहीं है, तो कुछ भी कर लो। हाँ जी, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हम ट्रूडो की जो नीति रही है खालिस्तान समर्थकों के लिए और जो भारत की नीति रही है, कोई नीति ही नहीं रही है क्यूबेक के लिए। तो हम इन बातों को देखें तो सबसे बड़ा जो इश्यू अगर हम ट्रूडो जो पॉलिटिकल और राजनीतिक क्राइसिस और जो स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं,
तो उसको हम अलग रख के अगर अभी बात करें तो हम पाएंगे कि एक टर्मिनोलॉजी है राजनीतिक विज्ञान में, वो है संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, जिसमें नेशन स्टेट की डेफिनेशन पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड ने दी थी पूरे विश्व को और यूरोप को। तो हम सॉवरेनिटी को देखें तो ट्रूडो ने अपने नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो अंतरराष्ट्रीय विधि और रूल ऑफ लॉ या फिर रूल बेस्ड ऑर्डर, जिसकी बात ट्रम्प करते रहे हैं, जो बाइडेन करते रहे हैं और कमला हैरिस करते रही हैं, तो ट्रूडो ने उस रूल बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज किया है, उसको हताहत किया है, क्योंकि जो खालिस्तान के जो समर्थक हैं और जो रेडिकलाइज्ड विंग है सिख कम्युनिटी में, जो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल उनको उंगली पे गिना जा सकता है, उनको फेवर में करके वो किसी तरीके से साउथ एशियन जो डायस्पोरा है कनाडा में या जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका है। जैसे कि तो इसमें हम ये आंकड़ा भी देख सकते हैं कि अराउंड 2.5 मिलियन साउथ एशियन रेजिडेंट्स हैं कनाडा में, और उस 2.5 मिलियन में से 1.85 मिलियन जो रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा तो हम ये देखें और कि सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा कहाँ पर है, तो वो है वैंकूवर में, ओंटारियो में, ब्रैम्पटन में, और वहां पर भी जा जाकर बहुत कवायद की है ट्रूडो ने, और वहां पर भी जा जाकर उन्होंने खालिस्तान का इश्यू उठाया है कई बार, ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनके वो करीब आ सकें। पर वो ये भूल गए कि जो ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा है वो एज अ डॉक्टर, साइंटिस्ट, एज अ लंबर जैक जी। और एज एन इलेक्ट्रीशियन और एज अ हाउस होल्ड हेल्प लोअर स्किल सेक्टर में जाता है वहां पर, और उसको अपनी रोजी रोटी से ज्यादा मतलब है, वो बड़ा मेहनती कैनेडियन नागरिक होता है, बन जाता है। और ये जो खालिस्तान की जो पॉलिटिकल गिमिक, एक तरीके से मैं इसे गिमिक ही कहूंगा, जो ट्रूडो ने खड़ी की है, उसके चलते भारत और कनाडा का संबंध है, संबंधों में तल्खी आएगी ठीक है। और संबंधों में गिरावट आएगी। नहीं मैं नहीं, यहाँ पर ये बात कहना ये चाहूंगा। बिल्कुल, और ये तल्खियां और गिरावट आएंगी ये पता है ट्रूडो को, लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो जाहिर है उसके पीछे एक ऐसी सोच है, छोटी सोच है कि कुछ राजनीतिक लाभ ले लिया जाए। वो भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आते हैं आपके पास, क्योंकि उनकी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। कनाडाई संसद में जस्टिन ट्रूडो का भारी विरोध हो रहा है। संसद में पीएम जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे की मांग की जा रही है। ट्रूडो के खिलाफ 24 सांसद खड़े हो गए हैं और 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है ट्रूडो को। भड़के सांसदों ने ट्रूडो को चेतावनी दी है कि ट्रूडो इस्तीफा दे वरना विद्रोह करेंगे। कनाडाई सांसदों ने और 24 सांसदों ने यह अल्टीमेटम दिया है कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे, और यह अल्टीमेटम दिया है। अपने आप में ये बड़ी खबर, और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा ट्रूडो के सामने है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब अपनी पार्टी में ही विद्रोह शुरू हो गया है, सरकार की किरकिरी हो रही है, जस्टिन ट्रूडो की किरकिरी हो रही है, और कितनी किरकिरी करवाएंगे निपुण जी? देखिए, वो आपने एक लाइन बोली थी अभी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा क्या है ना कि हम सावधानी बरतते हैं। आपने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन पर मैं कहूँगा कि देखिए थोड़ा-सा क्या होता है ना कि जब नेता की इतनी स्थिति खराब हो कि देश में, देखिए वहाँ पे 4 पार्टी मेनली आप पार्टी देखें कनाडा के अंदर, और एक पार्टी आपका लिबरल पार्टी और आपका कंजर्वेटिव पार्टी, ये दोनों ही वहाँ पावर में रही हैं। बाकी 2 पार्टी और हैं, जो एक तो ब्लॉक करके एक पार्टी है, और दूसरी आपकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि आपका एनडीपी जो है। हम देखें तो एनडीपी के पास 25 सीटें इस प्रेजेंट में हैं, और दूसरी जो पार्टी है जो उसके बाद करीब 36 के आसपास सीटें उसके पास में हैं। हम जब ये देखते हैं कि इन देशों के पास जो स्थिति है, यानी कि इन पार्टियों की जो कंडीशंस को हम देखेंगे, तो इन पार्टी की कंडीशन ये है कि ये किसी भी तरीके से जो 25 सीटें हैं जो एनडीपी के पास है, उसको लेने के लिए उत्साहित हैं, पहली बात। और अभी क्या था कि मैंने देखा कि एक सर्वे हुआ था कनाडा के अंदर, और कनाडा के अंदर जो सर्वे हुआ, देखिए जो कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्टर हैं वो तो लिबरल को वोट देने से रहे और जस्टिन ट्रूडो को वोट देने से रहे या उनकी पसंद नहीं रहे। लेकिन जब एक इप्रोस वो एजेंसी है जिसने सर्वे किया था, उसने ये कहा कि लिबरल पार्टी के अंदर भी जो लिबरल पार्टी के मतदाता हैं, वो केवल 26% ही जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो को पसंद कर रहे हैं एज ए लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी।
अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा हो कि उसकी पार्टी के ही मतदाता, भाई हम भारत की बात करें, पीएम मोदी की अगर हम बात करें, पीएम मोदी को ठीक है अपोजिशन पसंद नहीं करता, अपोजिशन के मतदाता पसंद नहीं करते, लेकिन बीजेपी अगर हम बात करें, अगर बीजेपी में आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा जो रैंकिंग निकल कर आएगी वो पीएम मोदी की निकल कर आएगी। तो ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए सबसे, मैं मानता हूं कि एक बड़ी खतरनाक स्थिति मान लीजिए, या उसका गिरता हुआ ग्राफ इतना ज्यादा है कि उसको उसकी पार्टी के लोग ही लाइक नहीं कर रहे हैं और खुद सांसद बगावत बगावत कर गए। आप सोचिए कि भारत में क्या कोई बीजेपी का सांसद ऐसा हिम्मत रखेगा कि वो पीएम मोदी के अगेंस्ट बगावत कर जाए कि आप रिजाइन कीजिए, और नहीं अल्टीमेटम, तो आपको बाकायदा अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि भाई आप कुछ 4 अल्टीमेट दिन का समय है, इस्तीफा दीजिए नहीं तो हम विद्रोह करेंगे। विद्रोह इस करेंगे। बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ट्रूडो से जुड़ी, कनाडा से ये बड़ी खबर है, भारत के समर्थन में विपक्षी सांसद खड़े हो गए हैं। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है ट्रूडो की तरफ से, उस प्रोपेगेंडा से नाराज हैं विपक्षी सांसद। तो आप समझिए कि अपनी ही पार्टी लिबरल पार्टी में तो विरोध हो ही रहा है। 24 सांसदों ने अल्टीमेटम दे ही दिया है कि आप अपनी कुर्सी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम विद्रोह करेंगे। और विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आप, वो मत चलाइए, वो नहीं चलने वाला, और उससे नाराज है विपक्षी सांसदों ने ये विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ समस्या ये है कि जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी कम नहीं हो रही है। जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया है, ये एक और बड़ी खबर। अल्टीमेटम 24 सांसदों ने दिया इस्तीफे का, और अल्टीमेटम के बीच जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं ही रहूंगा लीडर, अगले चुनाव तक लिबरल पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। अपने ही सांसदों की नाराजगी झेल रहे हैं ट्रूडो, विपक्षी सांसदों की नाराजगी झेल रहे हैं। अपने सांसदों की बगावत के बावजूद ट्रूडो ने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम ही लीडर बने रहेंगे। ये हेकड़ी है। मनन द्विवेदी जी, 24 सांसदों का अल्टीमेटम, विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि भाई भारत के खिलाफ आप एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। नाराजगी, विरोध, फिर भी ये कहना कि नहीं मैं इस कुर्सी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ही लीडर रहूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये हेकड़ी नहीं तो क्या है? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा तो यूक्रेन और कनाडा के बीच में। पर जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े अच्छे योद्धा हैं, पर शुरुआत में रशिया ने और यूरोप के कुछ देशों ने उनको एक कॉमिकल जोकर लाइक कैरेक्टर, जिसका एक अंग्रेजी वर्ड है, जो फ्रांस में कार्टून कैरेक्टर होते हैं उनको वॉडविले कहते हैं, तो वॉडविले कैरेक्टर की तरह जेलेंस्की भी शुरू में बदनाम किए जाते थे। पर यहाँ पर तो स्थिति यह है कनाडा में कि वो ट्रूडो एक नए जोकर लाइक कैरेक्टर या वॉडविले कैरेक्टर की तरह पिछले 4-6 महीने में उभर के सामने आए हैं। और इसमें हमें ये देखना चाहिए, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है और जैसा कि सर विदित है, ये जो कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच की जो पॉलिटिक्स है, ये आजकल हर वेस्टर्न कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम एग्जांपल देखें तो मैरीन ले पेन फ्रांस में बड़ा अच्छा कर रही हैं और थर्ड लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी की तरह वहां पर उभरी हैं फ्रांस में। और हंगरी में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कंजर्वेटिव हैं, राइट विंग के हैं। वैसे ही कनाडा में है पियरे पॉलिबेयर, ठीक है, और ऑपोजिशन के नेता हैं, और उन्होंने भी कई बार ये बात बोली है कि इस तरीके से क्यूबेक टाइप के, खालिस्तान टाइप के मसलों को आगे लेकर नहीं लाना चाहिए। और वो राइट विंग है, कंजर्वेटिव हैं, और उनसे बड़ी टक्कर है लिबरल पार्टी की। पर हम अगर पोल्स को देखें तो जब ट्रूडो ने जब ट्रूडो कनाडा में गद्दी नशीन हुए थे, तब वहां के जो ऑथेंटिक पोल्स हैं कनाडा के, उनके हिसाब से 67% जो लोग थे, सिटीजन्स थे, नागरिक थे कनाडा के, उन्होंने ट्रूडो को सपोर्ट किया था। और ये जो पॉपुलैरिटी है गिरकर 29% पे आई। ये अपने आप में बता रहा है, ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं अपने आप में बता रहा है कि पॉपुलैरिटी कितनी गिर गई है, लोकप्रियता कितनी गिर गई है। और तब भी अगर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव लड़ भी गए तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा सत्ता में आ पाएंगे, जीत पाएंगे। और यही डर लिबरल पार्टी के सांसदों को है कि अगर ट्रूडो चेहरा रहे तो लिबरल पार्टी फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी। इस बीच कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर का बयान सामने आया है। पूर्व हाई कमिश्नर जिन पर आरोप लगाया था ट्रूडो सरकार ने, खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दी गई, ये साफ साफ संजय वर्मा ने कहा है।
उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों पर गैर पेशेवर रवैया है ये, भारत को गलत तरीके से निशाना बनाया गया। भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश है। तो ये संजय वर्मा जिन पर आरोप लगाया गया था और उसके बाद हाई कमिश्नर संजय वर्मा को वापस बुला लिया गया, तो अब वो मीडिया के सामने आए और ये साफ तौर पर कहा कि वहाँ खालिस्तानियों को सपोर्ट किया जाता है। निपुण जी, संजय वर्मा जी वहाँ पर रहे, उन पर गंभीर आरोप लगा दिया गया, संदिग्ध बता दिया गया, जिसके बाद भारत ने कड़ा एक्शन लिया और ये सीधे सीधे आरोप उन्होंने हम कहेंगे आरोप नहीं, सच उन्होंने बता दिया कि वहां पर किस तरह से खालिस्तानियों को सपोर्ट किया जाता रहा है। बिल्कुल, देखिए संजय वर्मा जी का आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा, जो कल उनका इंटरव्यू पूरा एक चैनल के द्वारा लिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कनाडा के साथ हमारे संबंध इतने भी खराब नहीं थे, ना तो कोई मतलब जैसे पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे खराब थे, ऐसे कनाडा के साथ कभी हो भी नहीं सकते थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रीज़न क्या था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कनाडा है, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रूडो और ट्रूडो के जो अधिकारी हैं, ये सारा जो किया जा रहा है उनका किया जा रहा है। और संजय वर्मा जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जब मेरे से उन्होंने कहा कि हम आपको संदिग्ध मानते हैं और हमसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो संजय वर्मा जी ने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि आप किस बिहाफ पर मुझे संदिग्ध मान रहे हैं। कुछ एविडेंस आपको मिले होंगे, कुछ आपको मिला होगा जिस बिहाफ पर, आप मुझे वो शो कर दीजिए। अगर मुझे लगेगा तो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपके इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो कनाडा गवर्नमेंट ने उनको उस प्रकार का कोई भी इस प्रकार का दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो, कोई एविडेंस और हो, नहीं दिखाया। ये बात तो ट्रूडो ने खुद स्वीकार भी किया जब विदेशी खुद मामलों में अपनी हस्तक्षेप को लेकर जो आयोग के सामने पेश हुए, तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ हमारे पास सबूत नहीं थे, खुफिया जानकारी थी जिस आधार पर हमने ये कहा। तो ये तो बिल्कुल। एक्सपोज वो खुद अपने आप को कर चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में और एक्सपोज होंगे। बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया निपुण जी और बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है फिर से।